सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ प्राध्यापक देवेंद्र वानखेड़े और हम पढ़ रहे हैं हिंदी युवक भारती कक्षा 12वीं की प्रथम रचना कवि त्रिलोचन द्वारा लिखित नवनिर्माण। इस कविता का अध्ययन पिछली तासिकाओं में हमने संक्षिप्त रूप में इस कविता की पढ़ाई जो है वो हमने पूर्ण कर ली है। तो विद्यार्थी मित्रों, कवि त्रिलोचन द्वारा लिखित नवनिर्माण इस कविता में कवि त्रिलोचन जी ने प्रस्तुत कविता नवनिर्माण में भयंकर आशावादी दृष्टिकोण जो है वो हम सब विद्यार्थियों के सामने रखा है। मनुष्य जीवन में संघर्ष अनिवार्य है। अगर मनुष्य संघर्ष करेगा तभी उसके जीवन में आने वाली कठिन से कठिन समस्या भी वो नष्ट हो जाती है और उसे जीवन में सफलता प्राप्त होती है। हम में विश्वास और प्रेरणा निर्माण कर इसे अपने में बनाए रखने की भी सलाह कवि जो है इस कविता के माध्यम से वो देते हैं। आप कितनी भी प्रगति क्यों न कर ले, लेकिन हमें हमारे रिश्ते को, नातों को हमें जोड़ कर रखना है। हमारे बल का हमारे जीवन में हमारे बल का हमें सही उपयोग जो है वो हमें करना चाहिए, ना कि वह पीड़ित को और पीड़ा देने के लिए उसका उपयोग हमें कभी भी नहीं करना है, बल्कि उसका उपयोग उसे बचाने के लिए, उसे न्याय दिलाने के लिए और उन्हें बलशाली बनाने के लिए हमें इस बल का उपयोग जो है वो हमें हमारे जीवन में हमें करना है। हमारी राह में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, कितनी भी बड़े संकट क्यों ना आ जाए, लेकिन हमें इन मुश्किलों का, इन बाधाओं का, इन कठिनाइयों का, इन परिस्थितियों का हमें सामना करना है। अगर ऐसा हम करते हैं, नहीं रुकते हैं, आगे बढ़ते हैं तो हमें सफलता प्राप्त होती है। सफलता प्राप्त होने के बाद हमारा भी इतिहास में नाम लिखा जाता है। साथ ही इस कविता में कवि ने प्रीति, नीति और गीति के मार्ग को जीवन का सबसे सुखद मार्ग मानते हैं। स्त्री पुरुष समानता ही नवनिर्माण की नींव है, ऐसा कवि जो है इस कविता के माध्यम से जो है वो व्यक्त करते हैं। इस प्रकार अपने जीवन के बारे में वे आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं तथा इसकी प्रेरणा भी जो है वो हमारे सामने इस कविता के माध्यम से वो प्रस्तुत करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने कविता का इन पिछली तासिकाओं में हमने इस कविता का पूर्णतः से अध्ययन हमने कर लिया है। आज हम कविता पर आधारित निर्धारित जो स्वाध्याय जो है उस स्वाध्याय का अध्ययन जो है वो आज हम करने जा रहे हैं। तो देखिए, आपको मैंने पीडीएफ भेजा है। पीडीएफ में अर्थात किताब का पेज नंबर 3 और 4 पर नवनिर्माण से संबंधित स्वाध्याय यहाँ पर दिया गया है और जिसका अध्ययन हम आज करने वाले हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आपको 100 पन्नों की एक नोट्स जो है, एक कॉपी जो है वो बनानी है। जब हम स्वाध्याय पढ़ेंगे तो आपको इस वीडियो को सुनकर आपको उस स्वाध्याय को आपको उस पन्नों पर आपके नोटबुक में आपको अंकित कर लेना है, लिख लेना है। तो देखिए, स्वाध्याय इस प्रकार का है। इसमें कुछ कृतियाँ जो है यहाँ पर पूछी गई है। सबसे पहली कृति है आकलन वाली। इसमें कृति क्रमांक 1 अ, कृति पूर्ण कीजिए। आकलन पर आधारित संजाल से संबंधित यह प्रश्न यहाँ पर स्वाध्याय जो है वो पूछा गया है। कृति पूर्ण कीजिए। प्रश्न है, बल इसके लिए होता है। बल किसके लिए होता है? जैसे हमने कविता में पढ़ा है, बल नहीं होता है सताने के लिए, बल नहीं होता है सताने के लिए, वह है
पीड़ित को बचाने के लिए बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। इसलिए प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, बल इसके लिए होता है। बल नंबर 1 है, उसका उत्तर 1 है कि बल पीड़ित को बचाने के लिए होता है। 2 नंबर है बल सबको न्याय दिलाने के लिए होता है। प्रथम कृति में आ विभाग में प्रश्न पूछा गया है आकलन वाला, वो इस प्रकार का है, जिसे मंजिल का पता रहता है वह, इसका उत्तर क्या हो सकता है? जिसे मंजिल का पता रहता है वह पथ के संकट को भी वो सहता है, कामयाबी के लिए या सफलता के शिखर पर वो बैठ अपना इतिहास वो कह पाता है। इस तरह से हमें इन 2 प्रश्नों के उत्तर जो है वो लिखने हैं। हर आकलन में 2-2 प्रश्न उन्होंने पूछे हैं, तो उसका उत्तर हमें इस तरह से हमें लिखना है। अगला स्वाध्याय दिया गया है, अगली कृति पूछी गई है शब्द संपदा। शब्द संपदा अर्थात अगर आप बोर्ड की परीक्षा में संजाल के प्रश्न, आकलन के प्रश्न, संजाल के प्रश्न जो है वो 8 अंकों के लिए पूछा जाता है। जैसे अभी हमने प्रस्तुत रचना कवि त्रिलोचन की जो चतुष्पदी हम पढ़ रहे हैं, नवनिर्माण यह कविता हम पढ़ रहे हैं, तो 8 चतुष्पदियाँ दी गई है आपको। बोर्ड की परीक्षा में 2 या 3 चतुष्पदी जो है वो आपको पूछी जाएंगे और उसके ऊपर संजाल के प्रश्न, आकलन के प्रश्न, शब्द संपदा के प्रश्न जो है, और साथ साथ अभिव्यक्ति अर्थात स्वमत के प्रश्न जो है वो 8 अंकों के लिए ऐसे ये पूछे जाते हैं। तो देखिए दूसरी कृति यहाँ पर पूछी गई है शब्द संपदा। प्रश्न इस प्रकार का है, निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग युक्त शब्द तैयार कर उनका अर्थ वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो देखिए प्रश्न जो है कृति क्रमांक 2 जो है, यहाँ पर उपसर्ग युक्त शब्द हमें बनाने हैं, तैयार करने हैं और उसका अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो देखिए अभी उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग ऐसे शब्द होते हैं जो मूल शब्द के प्रारंभ में लगकर शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ पे 2 उपसर्ग उन्होंने पूछे हैं। नंबर 1 है नीति और 2 नंबर उन्होंने पूछा है बल। तो नीति यह क्या है? मूल शब्द है, इसे हमें क्या करना है? इसमें उपसर्ग लगाना है। जैसे नीति से बना अनीति, तो ये क्या है? उपसर्ग है। जैसे अभी नीति और शब्द हम बना सकते हैं, नीति से अनीति बनता है, नीति से राजनीति भी बन सकती है, कूटनीति भी शब्द बनता है और कुनीति भी शब्द बनता है। तो इस तरह से उपसर्ग जो है, इसमें से उपसर्ग कौन कौन से आए हैं? जैसे अभी अनीति में ये उपसर्ग आया हुआ है, राजनीति में राज यह उपसर्ग आया हुआ है, और कूटनीति में कूट यह उपसर्ग आया हुआ है, और कुनीति में कु ये क्या है? उपसर्ग आया हुआ है। तो देखिए इसमें हमने उपसर्ग तो बनाए हैं, लेकिन हमें प्रश्न क्या पूछा गया है? अर्थपूर्ण वाक्य में उसे प्रयोग भी करना है। जैसे अभी हमने नीति है मूल शब्द है, उसका हमने शब्द बनाया कुनीति। कुनीति इस शब्द को हमें वाक्य में प्रयोग करना है, अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग करना है। वो इस प्रकार हम कर सकते हैं, कुनीति का सहारा लेकर किए गए कार्य कभी सफल नहीं होते हैं। तो इस तरह से हम इसका इस तरह से उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा शब्द संपदा में पूछा गया है बल। दूसरा उपसर्ग क्या है? बल। तो बल इस शब्द के उपसर्ग जो है वह हम बना सकते हैं। जैसे सबल, निर्बल, प्रबल। वाक्य में प्रयोग इस प्रकार से हम कर सकते हैं प्रबल इस शब्दों को लेकर। प्रबल इच्छा शक्ति हमें कामयाबी के शिखर पर पहुंचा देती है। तो इस तरह से हमने ये शब्द संपदा जो है, इसमें जो 2 उपसर्ग जो है उसके अर्थ वो शब्द किस तरह से बनाना है और उसे अर्थपूर्ण वाक्य में किस तरह से प्रयोग करना है, उसके उदाहरण जो है वो मैंने आपके सामने समुच्च जो है वो प्रस्तुत किए हैं।
अगली कृति पूछी गई है अभिव्यक्ति वाली। इसमें अभिव्यक्ति अर्थात क्या, स्वमत, आपका खुद का मत जो है, विचार जो है, चिंतन मंथन जो है, वो हमें यहाँ पर व्यक्त करने हैं। हर विद्यार्थियों का चिंतन मंथन जो है, विचार जो है, सोच जो है वो अलग हो सकती है। तो हमें 4-5 पंक्तियों में इस प्रश्न के उत्तर जो है वो लिखने हैं। तो प्रश्न इस प्रकार से पूछे गए हैं। नंबर 1, धरती से जुड़ा रहकर ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इस विषय पर अपना मत प्रकट कीजिए। अभी ये अभिमत वाला ये प्रश्न है, अभिव्यक्ति वाला ये प्रश्न है। अभिव्यक्ति अर्थात स्वमत वाला आपके विचार जो है, इस प्रश्न से के संदर्भ में हमें हमारी राय जो है, हमारी सोच जो है हमें लिखनी है। प्रश्न फिर से एक बार मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। धरती से जुड़ा रहकर ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इस विषय पर अपना मत प्रकट कीजिए। आपने मेरे जो पिछले लेक्चर आपने सुने होंगे, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर जो है आप आसानी से आप दे पाएंगे। फिर भी आपके एक उदाहरण के रूप में इस प्रश्न का उत्तर जो है मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो देखिए, प्रश्न का उत्तर इस प्रकार का हम लिख सकते हैं। मनुष्य अपनी क्षमताओं के बलबूते पर सफलता हासिल करता है, कठिनाइयों का सामना वो करता है, ऊंची उड़ान वो भरता है, सफलता प्राप्त करता है। पर हम कितनी भी आकाश में क्यों ना उड़ जाए, कितनी भी सफलता क्यों ना हम प्राप्त कर ले, हमें धरती से जुड़ा रहना पड़ता है, धरती पर आना पड़ता है, क्योंकि धरती से ही हम उड़ान ले सकते हैं और अंत में उड़ान भरकर हमें धरती पर ही लौटना पड़ता है। आकाश में तो हम रह नहीं सकते हैं, हम कितनी भी प्रगति क्यों न करें, एक दिन हमें अपनों के पास लौटना पड़ता है। इसलिए अपनों से अपनापन हमेशा बनाए हमें रखना है। अगर आप सफलता के शिखर पर आकाश में ऊंची उड़ान ले रहे हैं, लेकिन आपके पास, आपके साथ अपना कोई नहीं है, साथ देने वाला कोई नहीं है, तो इस सफलता का कोई महत्व जो है हमारे जीवन में नहीं होता है। इसलिए अपनापन हमें नहीं तोड़ना चाहिए, और इसे एक बार तोड़ देते हैं तो फिर कभी जोड़ नहीं सकते। इसलिए मनुष्य को हमेशा अपने पैर जो है वह धरती पर ही रखने चाहिए, तभी वह आकाश में ऊंची उड़ान ले सकता है। इस तरह से आप अपना स्वमत जो है, अभिव्यक्ति जो है, वो यहाँ पर इस प्रश्न के संदर्भ में दे सकते हैं। दूसरा अभिव्यक्ति वाला प्रश्न पूछा गया है, स्वमत वाला प्रश्न पूछा गया है। समाज का नवनिर्माण और विकास नर नारी के संयोग से ही संभव है। इस पर अपने विचार लिखिए। तो समाज का नवनिर्माण और विकास नर नारी के सहयोग से संभव है, इस विषय पर हमें अपने मत जो है, अपना स्वमत जो है, अपनी सोच, अपने विचार, अपना चिंतन मंथन जो है वो यहाँ पर 5-6 पंक्तियों में आपको व्यक्त करना है। शायद ये 2 अंकों के लिए पूछा जा सकता है। तो इसका उत्तर जो है, इसका जवाब जो है, एक उदाहरण के रूप में मैं यहाँ अपने विचार जो है वो आपके समक्ष रखता हूँ। समाज का विकास और नवनिर्माण नर नारी के संयोग से ही संभव है। यह बात यथार्थ है, क्योंकि स्त्री पुरुष समाज के वे 2 पहलू हैं जो समाज की उन्नति के आधार स्तंभ है। समाज की उन्नति के लिए दोनों का साथ खड़े रहना आवश्यक है। स्त्री पुरुष कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है। घर में हो या घर के बाहर हो, दोनों का समान अधिकार है। कठिन से कठिन काम भी दोनों कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे के साथी है। इसलिए ना कि स्त्री का महत्व कम है, ना पुरुष का महत्व कम है। जिस प्रकार गाड़ी के 2 पहिए समान महत्वपूर्ण होते हैं, उसी प्रकार इन दोनों का महत्व होता है। अगर दोनों एक साथ चलते हैं
दोनों एक दूसरे के संगी साथी बनते हैं तो उस परिवार का विकास होता है, समाज का विकास होता है, राष्ट्र का विकास होता है और समाज की नवनिर्मित हो सकती है। इसलिए इन दोनों का साथ रहना आवश्यक है। पुरुष अधिक बलशाली हो जाए या स्त्री अधिक बलशाली हो जाए, यह समाज के लिए घातक होता है। इसलिए अगर दोनों साथ चलेंगे तो तो निश्चित रूप से समाज की उन्नति के साथ साथ विकास भी समाज का हो हो सकता है। तो इस प्रकार से हम अपना अभिमत जो है, अभिव्यक्ति जो है, स्वमत जो है, विचार जो है, चिंतन मंथन जो है, इस प्रश्न के बारे में आप अपना स्वमत आप परीक्षा में लिख सकते हैं। अगली कृति पूछी गई है यहाँ पर, रसास्वादन। रसास्वादन अर्थात क्या? तो देखिए इसके ऊपर आपको ये रसास्वादन जो है ये कविताओं पर ही ये प्रश्न जो है पूछा जाता है। हम पाठ्यक्रम में निर्धारित किए गए जो कविताएं जो है उन कविताओं में से ही किसी एक कविता पर आपको रसास्वादन का प्रश्न जो है वो बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाएगा। जैसे अभी यहाँ पर उन्होंने एक उदाहरण के रूप में, एक एग्जाम्पल के रूप में हमारे सामने इस कविता पर आधारित उन्होंने प्रश्न पूछे हैं कि रसास्वादन, ये जो कृति जो है वो इस प्रकार की है। निम्नलिखित निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर चतुष्पदियों का रसास्वादन कीजिए। अभी ये चतुष्पदी कितनी पूछी गई है यहाँ पर? 8 चतुष्पदी पूछी गई है। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, रचना का नाम। रसास्वादन में सबसे पहला प्रश्न जो है, 4 प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है रचनाकार का नाम। तो हम रचनाकार का नाम क्या लिख सकते हैं? रचनाकार का भी नाम है। कभी कभी रचना जो है वो रचना का नाम भी पूछा जा सकता है या रचनाकार का नाम भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर रचनाकार का नाम पूछा गया है तो हमें लिखना है, रचनाकार का नाम है कवि त्रिलोचन जी। तो पसंद की पंक्तियाँ पंक्ति यहाँ पर पूछी गई है। तो प्रस्तुत कविता में जो नवनिर्माण या कविता है इसमें आपको कौन सी पसंद की पंक्तियाँ है, चतुष्पदी है। एक चतुष्पदी जो है हमें यहाँ पर लिखनी है। जैसे मैंने यहाँ पर मेरी पसंदीदा पंक्ति जो है वो इस प्रकार की है, सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है। सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। तो ये मेरी पसंदीदा पंक्ति जो है मैं ये यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो देखिए पसंदीदा पंक्ति के साथ साथ अगला प्रश्न वो पूछते हैं कि भाई पसंद आने के कारण क्या है। ये जो पंक्ति जो है इसका कारण जो है वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो कारण इस प्रकार से मैंने लिखा हुआ है, इन पंक्तियों में या इन पंक्तियों से हमें संघर्षों का सामना करने की प्रेरणा हमें मिलती है। व्यर्थ की परेशानियों से डर कर नहीं रुकना चाहिए, हमें हर समय आगे बढ़ते रहना चाहिए। हम ये संघर्ष जो है, संघर्ष करते समय ये बाधाएं, ये मुश्किलें, ये कठिनाइयाँ जो है ये चारों ओर से हमें क्यों न घेर ले, लेकिन हमें हर समय आगे बढ़ते रहना है और अंधेरों को चीर कर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि दूसरी तरफ सफलता हाथ फैलाए हमारा स्वागत करने के लिए प्रतीक्षारत रहती है। इस तरह से हम इस पसंदीदा पंक्ति के कारण जो है वो लिख सकते हैं। आखिरी रसास्वादन में प्रश्न पूछा गया है कि कविता का केंद्रीय भाव क्या है, केंद्रीय कल्पना क्या है, उसकी नींव क्या है, उसकी थीम क्या है, वो किस आधार पर लिखी गई है। तो उसका केंद्रीय भाव जो है वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो केंद्रीय भाव हम किस तरह से लिख सकेंगे? तो संपूर्ण कविता जो है जो 8 चतुष्पदियाँ दी गई है तो उस सारी कविता का समग्र भाव जो है, सारांश जो है एक रूप में हम यहाँ पर लिख सकेंगे। तो जैसे उदाहरण के तौर पर कविता का केंद्रीय भाव इस प्रकार से हम प्रस्तुत कर सकते हैं कि कवि त्रिलोचन जी ने प्रस्तुत कविता में आशावादी दृष्टिकोण हमारे सामने रखा है। जीवन के उद्देश्य पूर्ण करने, रिश्ते
जोड़कर रखने, संघर्षों का मुकाबला करने, कमज़ोर लोगों का सहारा बनने, उन्हें न्याय देने और प्रेम से रहने के साथ साथ सदाचार से हमें रहना है। स्त्री पुरुष समानता की बात उन्होंने यहाँ पर बताई है। वर्तमान के साथ साथ स्वर्णिम वर्तमान अतीत के साथ साथ हमें स्वर्णिम भविष्य की बात भी यहाँ पर कवि ने बताई है। हमें एक नया इतिहास निर्माण करने की बात प्रस्तुत कविता में कही गई है। कवि ने प्रीति, नीति और गीति के मार्ग को जीवन का सबसे सुखद मार्ग माना है। स्त्री पुरुष ही निर्माण की नींव है, यह विचार यहाँ पर कवि ने व्यक्त किया है। गाएगा। स्त्री पुरुष ही निर्माण की नींव है, यह विचार यहाँ पर कवि ने व्यक्त किया है। इस प्रकार आशावाद के साथ नव निर्माण की प्रेरणा भी वे हमें इस कविता के माध्यम से देते हैं। तो इस तरह से हम कविता का केंद्रीय भाव जो है वो लिख सकते हैं। मैंने आपको थोड़ा संक्षिप्त रूप में मैंने यहाँ पर सुनाया है, तो आपको ये 4-5 पंक्तियों में हम इसे लिख सकते हैं। इस तरह से रसास्वादन इस कृति के बाद अगली कृति पूछी गई है, साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान। तो देखिए ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण कृति यहाँ पर पूछी गई है। बोर्ड की परीक्षा में साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान, इस पर 4 अंकों के प्रश्न जो है वो आपको पूछे जाएंगे। जैसे इसमें साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान जो है ये विभिन्न कवि के परिचय, उनकी कृतियाँ, उनके नाम से संबंधित इस तरह के सामान्य ज्ञान पर आधारित ये प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से कवि त्रिलोचन द्वारा लिखित नवनिर्माण इस कविता के माध्यम से यहाँ पर साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पूछा गया है। अ विभाग में देखिए प्रश्न पूछा गया है, चतुष्पदी के लक्षण लिखिए। चतुष्पदी के लक्षण लिखिए। तो देखिए इसमें हमने कवि के परिचय करते समय उसमें हमने उनके परिचय करते समय हमने उनका परिचय किया है, उनकी कृतियों का परिचय किया है, विधा का परिचय किया है। तो विधा के परिचय से संबंधित ये प्रश्न है, चतुष्पदी के लक्षण लिखिए। तो देखिए चतुष्पदी के लक्षण इस प्रकार के हैं। चतुष्पदी 4 चरणों वाला छंद होता है। यह चौपाई की तरह होता है। इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। इस तरह से हम चतुष्पदी के लक्षण को हम लिख सकते हैं। आ विभाग उसमें पूछा गया है साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान में, वह है त्रिलोचन जी के 2 काव्य संग्रहों के नाम। अर्थात कवि के परिचय में हमने देखा है कि उनकी कृतियाँ कौन कौन सी हैं, उनके काव्य परिचय क्या है। तो देखिए कवि के काव्य संग्रहों के नाम इस प्रकार से है। 2 काव्य संग्रह उन्होंने पूछे हैं, हम 2 या 3, 4 भी लिख सकते हैं। अगर आपको ज्ञात है तो उसके आधार पर हमें लिखना है। नंबर 1 धरती, नंबर 2 दिगंत, नंबर 3 गुलाब और बुलबुल, नंबर 4 उस जनपद का कवि हूँ, नंबर 5 सबका अपना आकाश। यह कवि त्रिलोचन जी के काव्य संग्रहों के नाम हैं। अगली और आखिरी कृति जो है वो यहाँ पर पूछी गई है, निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखिए। कुल मिलाकर 10 वाक्य जो है वो हमें वाक्य शुद्धिकरण के आधार पर ये यहाँ पर पूछे गए हैं। तो देखिए इसका अध्ययन जो है हम जब मानक वर्तनी का जब हम अध्ययन करेंगे तो विस्तार से उसे हम उस समय में पढ़ेंगे। जैसे अभी मानक वर्तनी में मात्राएं जो है ह्रस्व, दीर्घ, ये मात्राएं जो है बिंदी या कोई भी मात्राएं जो है उसके व्याकरण दृष्टि से हमें उस अशुद्ध वाक्य को शुद्ध कर हमें लिखना है। तो जब हम मानक वर्तनी का अध्ययन हम करेंगे
तब हम इसे विस्तार से हम इसे पढ़ लेंगे। इन उदाहरणों के साथ माध्यम से हम वाक्य शुद्धिकरण को या मानक वर्तनी को हम पढ़ेंगे। इसके साथ हमारी प्रथम रचना जो है कवि त्रिलोचन द्वारा लिखित नवनिर्माण, इस कविता को का समापन जो है यहाँ पर आज हम कर रहे हैं। अगली तसिका में हम एक अलग रचना को लेकर आपके सामने हम प्रस्तुत होंगे। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद, नमस्कार।